क्या आप लोगों ने धरती का स्वर्ग देखा है? नहीं तो तैयार हो जाइए मेरे साथ आर के सफ़रनामा में धरती का स्वर्ग देखने के लिए। साथियों, मैं इस समय पहुंच चुका हूं माँ वैष्णो देवी धाम कटरा में। तो चलिए देखते हैं माँ का अद्भुत नज़ारा। सामने जो अद्भुत नज़ारा आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, यह आदि जननी माँ जगदम्बे वैष्णो माता का निवास स्थान है। साथियों, माता रानी यहाँ पर पिंडी रूप में विराजमान है। जब भी आप यहाँ पे आते हैं, आपका मन माँ के साथ जुड़ जाता है। तो चलिए, आज नवमी का दिन है और हम लोग माँ का दर्शन करते हैं। जैसे ही आप कटरा पहुँचते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ की सजावट आपका मन, जैसे ही हम माँ के भवन के करीब पहुँचते हैं, रंग बिरंगे लाइटों से दिल मोहित हो जाता है। और इस साल तो खास व्यवस्था की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, मैं हूँ राजन पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के सफ़रनामा। मैं आज माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लखनऊ से जा रहा हूँ। आज 11 तारीख का दिन है और लखनऊ स्टेशन से मेरी ट्रेन है जो मुझे माता वैष्णो देवी तक ले जाएगी। तो साथियों, इस समय टिकट उपस्थित न होने के कारण मुझे अपनी जर्नी 2 भागों में बांटना पड़ा। तो सबसे पहले मैंने ट्रेन की अयोध्या कैंट से आनंद विहार की, जिसको पकड़ के मैं मुरादाबाद गया। और फिर जो मैंने अपनी दूसरी जर्नी स्टार्ट की, वो स्टार्ट की मुरादाबाद से माता वैष्णो रानी के लिए। मैं दोपहर में 12 बजे निकला लखनऊ से और अगले दिन लगभग 12 बजे मैं जम्बू तवी रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद हम लोगों को पता चला कि अब माता वैष्णो देवी कटरा तक भी ट्रेनें जाती हैं। तो हम लोग ने पता किया कि आगामी 1 आध घंटे में कोई ट्रेन है कि नहीं है। तो पता चला कि 1 घंटे बाद एक ट्रेन है। उसको पकड़ के हम लोग श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन आ गए। और लगभग जम्मू से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए हम लोग की पहली ट्रेन यात्रा थी। तो बीच में काफ़ी गुफा भी आए और पहाड़ों पर से भी ट्रेन गुजर रही थी। काफ़ी सुंदर नज़ारा देखने को भी मिल रहा था। यात्रा हम लोग की काफ़ी सुखदमय रही और माता ने अगर बुलाया है अगर आपको भी, तो आपकी भी यात्रा मंगलमय रहेगी। तो लगभग 3 बजे हम लोग कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। यहाँ पहुंचने के बाद हम लोगों को सबसे पहले बताया गया कि आईडी कार्ड बनवाना पड़ता है ऊपर दर्शन करने के लिए। पहले यात्रा पंजीकरण बनवाना पड़ता था, अब ये सामने की तरफ में यात्रा कार्ड बनवाना पड़ता है। तो हम लोग यात्रा कार्ड बनवाने के लिए लाइन पर लग गए। ये स्टेशन पर भी उपलब्ध है और कई जगह और भी उपलब्ध है। यात्रा कार्ड से संबंधित कुछ नियम भी हैं जो हम लोगों को जानने चाहिए। जब भी हमारा यात्रा पूरा हो जाए तो आखिरी में यात्रा के इस यात्रा कार्ड को हम लोगों को जमा कर देना चाहिए। इसकी वैलिडिटी 6 घंटे की होती है। फिर हम लोगों ने एक ऑटो बुक किया जिसके माध्यम से स्टेशन से हम लोग बाण गंगा तक आ गए। ऑटो वालों ने हम लोगों से 300 रुपये चार्ज किए, क्योंकि हम लोगों को रैपिड कार्ड लेना था, इसलिए उसने रुकने के लिए 90 रुपये चार्ज किया। तो जैसे ही हम लोग नीचे पहुँचे बाण गंगा पे, वहाँ से माता अर्धकुंवारी के दर्शन अपनी आंखों से बेहद तरीके से हो रहा था। ये सामने में जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्तंभ द्वार है और यहीं से यात्रा प्रारंभ होती है। माता वैष्णो देवी की जो यात्रा होती है वो लगभग 12 किलोमीटर की होती है। और अगर आप नए ताराकोट रेलवे मार्ग से जाते हैं तो यह दूरी बढ़ के 14 किलोमीटर हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे ही यात्रा प्रारंभ किए,
तो हम लोगों को टी सीरीज लंगर का बोर्ड दिखा हुआ मिला। वहाँ हम लोग पहुँच गए लंगर करने के लिए। तो हम लोगों को लंगर में हलवा खाने को मिला, फिर चावल, कढ़ी, पूड़ी, सब्जी, ये सब भी हम लोगों को खाने में दिया गया। उसके बाद जैसे ही हम लोग वहाँ से लंगर करके जैसे ही आगे बढ़े, आगे बाण गंगा मिला। बाण गंगा में हम लोगों ने स्नान किया और स्नान पानी में थोड़ा सा ठंडा था क्योंकि अक्टूबर का महीना आ गया है और जम्मू में वैसे भी टेम्परेचर 3-4 डिग्री का अंतर होता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन 3-4 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस रहता है। बाणगंगा में स्नान करने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले माता जी के दर्शन किए। प्रथम दर्शन बाणगंगा प्राचीन मंदिर। जैसे ही आप स्नान करके आएंगे ऊपर की तरफ, यहाँ पर भी प्रसाद मिल रहा था तो हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ाई करने लगे। चारों तरफ दुकानें थी माता के भवन से सुसज्जित और काफ़ी जगह पे फोटोग्राफी वगैरह भी लोग कर रहे थे और माता के भवन को बिल्कुल माता के भवन की तरह सजाया भी गया था। लगभग 1 घंटे के चढ़ाई के बाद हम लोग पहुंच गए चरण पादुका। दोस्तों, जब माता रानी तपस्या कर रही थी तो भैरवनाथ ने माता रानी को पीछा किया था। तो माता रानी जब भूमिका मंदिर से चली थी, जहाँ पे वो गांव वालों को राशन प्रदान कर रही थी, खाना खिला रही थी, वहाँ से जब चली थी ऊपर की तरफ तो भैरवनाथ ने पीछा किया था और ये सामने की तरफ जो चरण पादुका दिख रहा है, ये यहीं पर उनके चरण पड़े थे, पहला चरण। तो भैरवनाथ उनका पीछा करते हुए आया था। ऊपर माता अर्धकुंवारी में जाकर 9 महीने गुफे में छुपी रही। यहाँ पर 9 देवी के आपको दर्शन प्राप्त होते हैं मंदिर में। एक चरण पादुका बना हुआ है, उसके भी आप लोगों को दर्शन प्राप्त कर लेना है। अब लगभग समय 5:30 बजे के आसपास का समय है और हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ते जा रहे हैं और सूर्य भगवान धीरे धीरे पहाड़ियों की गोद में सोते जा रहे हैं और हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ाई करते जा रहे हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी के बिल्कुल पास में। यहाँ से 2 रास्ते कट जाते हैं। ऊपर वाला अर्धकुंवारी की तरफ चला जाता है और ये जो सामने की तरफ रास्ता दिख रहा है, ये चला जाता है भवन की तरफ। नीचे से ये ताराकोट मार्ग भी आया हुआ है। तो हम लोगों ने जो अर्धकुंवारी ना जाके सबसे पहले भवन वाला रास्ता पकड़ लिया, क्योंकि नवरात्रि का समय है और अर्धकुंवारी में अगर आपको दर्शन करना है प्राचीन गुफा के द्वारा तो कम से कम 2 दिन समय लेकर आना पड़ेगा। हम लोगों के पास इतना समय नहीं था, इसलिए हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ कर दी और धीरे धीरे अपने मंदिर की तरफ हम लोग आगे। लगभग 8 बजे का समय आ गया और वो हसीन समय जब माता वैष्णो रानी के भवन का नवरात्रि के 9वीं के दिन पहला नज़ारा हम लोगों को प्राप्त हुआ। जैसे ही ये नज़ारा हम लोगों को दिखा, मन के अंदर एक असीम शक्ति उत्पन्न हुई और हम लोग पुनः जोश और जुनून के साथ चढ़ाई करने लगे। लगभग 8:30 बजे हम लोग माता वैष्णो रानी के गेट के पास में पहुंच गए, जहां से सजावट हुई थी। अब अगला प्रश्न हम लोगों के मन में उठ रहा था कि हम लोग आ तो गए हैं, अभी दर्शन भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि आरती चल रही थी, तो हम लोग यहाँ पे ठहरेंगे तो कहाँ पे ठहरेंगे। तब तक सामने की तरफ हम लोगों को बताया गया कि यहाँ पर एक फ्री में एकोमोडेशन भी होता है, रुकने के लिए, ठहरने के लिए व्यवस्था होती है। और हम लोग वहाँ पर चले गए तो पता चला कि 12 बजे रात में हम लोगों को फ्री में एकोमोडेशन दिया जाता है। अर्धकुंवारी से आप ऊपर की तरफ जो यात्रा है, ये सामने की तरफ जो गाड़ियाँ जा रही हैं, इसके माध्यम से भी कर सकते हैं। ये बैटरी कार होती है जिसकी बुकिंग 4 महीने पहले लगभग हो जाती है।
लगभग 350 रुपये किराया रहता है। और अगर आप फैमिली के साथ में आ रहे हैं, आपके साथ बच्चे वगैरह हैं, तो इसका सहारा ज़रूर लें, क्योंकि ये अर्धकुंवारी से आपकी यात्रा को बहुत सुगम बना देता है। जैसे ही हम लोग पिक पॉइंट पे पहुँचे जहाँ से प्रसाद हम लोग को मिलने वाला था, वहाँ पे भी एक चेकिंग स्टाफ थे लोग जिन्होंने हम लोग की चेकिंग की, और हम लोग अब आगे की तरफ बढ़े। काफ़ी सुंदर नज़ारों के साथ में हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। माता के भवन के पास में जैसे ही पहुँचे, इस अद्भुत दृश्य को देखकर लगा कि हम लोग धरती पर नहीं, स्वर्ग में आज पहुँचे हैं, क्योंकि इतना सुंदर दृश्य, इतनी ज़्यादा सजावट मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखी थी। अगर आपको वास्तव में माता वैष्णो रानी के दर्शन करने हैं तो एक बार नवरात्रि में ज़रूर जाइएगा। ऐसे तो सालों में कभी भी आप जाएंगे तो वहाँ की सजावट आपको मन को मोह लेगी, लेकिन नवरात्रि में अगर आप जाते हैं तो माता रानी के भवन का जो नज़ारा बनता है वो काफ़ी लंबे समय तक आपकी यादों में रहेगा। तो हम लोग आज नवमी के दिन पहुँचे हुए हैं और काफ़ी बढ़िया तरीके से माता के भवन को सजाया गया है। तो जो मैं बता रहा था आप लोगों को साथियों, फ्री एकोमोडेशन का, तो यहाँ पे हम लोग को बोर्ड मिला लगभग 11 बजे के आसपास। इसका ताला खुल जाता है नवरात्रि में, और अगर बिना नवरात्रि के सीज़न में आप आते हैं तो ये आपको खुला ही हुआ मिलेगा। लगभग 8 बजे ये खुल देता है और आप यहाँ पे आसानी से रुक सकते हैं। इसका लोकेशन जहाँ से सजावट आपको मिलेगी माता वैष्णो रानी के दरबार में, बिल्कुल उसके सामने है। दूसरा स्थान आपको फ्री में रुकने के लिए दुर्गा भवन, जो ये सामने की तरफ भवन दिख रहा है माता का, यहीं पर है दुर्गा भवन, जो गेट नंबर 5 के बिल्कुल पास में है। वहाँ पे भी आप फ्री में रह सकते हैं। लेकिन जब हम लोग पहुँचे थे तो काफ़ी भीड़ थी और दुर्गा भवन को 6 बजे शाम से खोल दिया गया था, इसलिए वहाँ पे बैठने तक की जगह हम लोगों को नहीं मिल रही थी। तो आपको माता वैष्णो रानी के दर्शन करने आने हैं तो 3 चीज़ें ज़रूर करके आइएगा। सबसे पहले ट्रेन की बुकिंग माता वैष्णो देवी तक। अगर माता वैष्णो देवी तक ट्रेन मिल जा रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो जम्मू तवी तक का तो ट्रेन ज़रूर बुक करके आइएगा। जम्मू तवी से फिर आप पता कर सकते हैं कि कटरा के लिए कोई ट्रेन है कि नहीं है। अगर नहीं मिलती है तो बाई बस के माध्यम से 100 रुपये देकर आप आ सकते हैं। जैसे ही आप कटरा पहुंच गए हैं, वहाँ पे रैपिड कार्ड एक ले लीजिए, यात्रा पंजीकरण करा लीजिए, उसके बाद यात्रा की चढ़ाई कर दीजिए। अब जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे आप, शाम ढलती जाएगी और रात के समय में आप भवन पे पहुंचते हैं। अगर आपके पास एक दिन ज़्यादा समय है तो आप अर्धकुंवारी से माता अर्धकुंवारी के गर्भजून के भी दर्शन के लिए टिकट ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सीधे भवन पे चले आइए माता रानी के दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे आके आप सबसे पहले अपने लिए रुकने के लिए एक जगह खोजिए। तो हम लोगों ने जहाँ पे रुके वहाँ पे रात में काफ़ी भीड़ हो गया था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से रुके। हम लोग को किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। साथियों, ऊपर पहुंचने के बाद सबसे पहला हम लोगों का टारगेट था कि माता जी का दर्शन किया जाए। रूम ले लिया गया, रूम में अपना सामान रख दिया गया। उसके बाद 9 बजे रात्रि में हम लोग निकल गए माता जी के दर्शन करने के लिए। जैसे जैसे माता जी के भवन के पास हम लोग पहुंच रहे थे, वैसे वैसे जो वहाँ की सुंदरता थी, जो वहाँ की सजावट थी नवमी में, वो देखकर लग रहा था कि हम लोग वास्तव में स्वर्ग के बिल्कुल किसी कॉर्नर पर आ गए हैं। और सजावट में इतने ज़्यादा फूल लगे थे जो हम लोगों ने अपने जीवन में कभी नहीं देखे थे। तरह तरह के भगवानों की मूर्तियाँ। सबसे पहले हम लोगों को हनुमान जी मिले, उसके बाद से माता
रानी के 9 रूपों का साक्षात हम लोगों ने दर्शन किया। ये सामने देखिए मनोरम दृश्य, माँ जगदम्बे, और यहाँ से माता के 9 रूपों का दर्शन हम लोगों ने किया। ये स्कंद माता हैं, ये कुंद माता हैं, माता कात्यायनी, माता कालरात्रि, महागौरी माँ, ये बजरंगबली जी हैं। इन्होंने भोलेनाथ की अद्भुत प्रतिमा थी। भोलेनाथ की प्रतिमा के बाद हम लोगों को मिली भगवानपुरी के दर्शन हुए। उसके बाद माता रानी के त्रिनेत्र के भी दर्शन हम लोगों ने किए। फिर ये राम परिवार का भी दर्शन हम लोगों को प्राप्त हुआ। माता सीता, राम, लक्ष्मण। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते गए गेट नंबर 5 की तरफ, क्योंकि हम लोगों ने जो दर्शन करने का प्रयास किया वो गेट नंबर 5 से किया। वहाँ से थोड़ा और जल्दी दर्शन हो जाता है। लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी, लगभग 2 किलोमीटर की लाइन लंबी थी, इसलिए हम लोगों ने गेट नंबर 5 से प्रयास किया। ये देखिए भोलेनाथ की महिमा, ये बिल्कुल गेट नंबर 5 के पास में लगे हुए हैं। लगभग 30 फीट हाइट है इनकी भोलेनाथ की, इस प्रतिमा की। ये नया दुर्गा भवन बना हुआ है। जैसे ही आप गेट नंबर 5 के पास पहुंचेंगे वहीं पे दुर्गा भवन है। यहाँ पे आप अपने जो मोबाइल फ़ोन लाए हों या फिर वॉच वगैरह लाए हों, स्मार्ट वॉच, उसको जमा कर दीजिए। हम लोगों ने दर्शन प्राप्त कर लिया रात में। लगभग 2 घंटा लगा दर्शन में और आसानी से दर्शन प्राप्त हो गए। उसके बाद मॉर्निंग में फिर से हम लोगों ने प्रयास किया कि एक बार और दर्शन प्राप्त कर लिया जाए। तो हम लोग सुबह उठे 8 बजे और उसके बाद दर्शन के लिए फिर से माता रानी के निकल पड़े। मैं और मेरे साथी, हम चारों लोग फिर से माता रानी के दर्शन के लिए निकल पड़े। ये देखिए सजावट जो रात में दिख रही थी उसका सुबह में कितना बृहम, कितना मनोरम दृश्य देखने के आप सभी लोगों को मिल रहा है। फिर से हम लोगों ने अपना मोबाइल जमा किया और मोबाइल जमा करने के बाद हम लोगों ने लगभग 1 घंटे में हम लोग को दर्शन प्राप्त हो गया। उसके बाद भैरवनाथ के दर्शन के लिए हम लोग वहाँ से निकलना चाह रहे थे। पता किया तो पता चला कि 2 घंटे की लंबी लाइन है, इसलिए भैरवनाथ हम लोग पैदल ही निकल पड़े। लगभग 45 मिनट की यात्रा करके हम लोग भैरवनाथ पहुँच गए और भैरवनाथ की ये देखिए सामने की तरफ लाइन में लगे हुए हैं हम लोग, और भैरव बाबा के दर्शन भी अभी कराएंगे आपको। कहानी ये है कि भैरवनाथ को जब माता जी ने अपने त्रिशूल से वध किया था तो भैरवनाथ का सर जो है वो माता के भवन से 3 किलोमीटर ऊपर आके इसी भैरव घाटी पर गिरा था। और तो जब भैरवनाथ का वध हो गया था तो भैरवनाथ को अफसोस हुआ अपना, तो उसने माता जी से रिक्वेस्ट किया कि मुझे मतलब मैं पाप का भागी बन गया हूँ। तो माता जी ने कहा कि मरते समय तुम्हें अपने जो कुकर्म है उसका याद आया है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी यात्रा तभी पूरी मानी जाएगी जब तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे। तो यहाँ आने के लिए आप रुपये का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रुपये का टिकट आप ऑनलाइन ले ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा लंबी लगती है और आपको लगभग 2 घंटे तक लाइन में लगने पड़ सकते हैं। भैरवनाथ से माता रानी के पूरे भवन का अद्भुत दृश्य भी दिखता है
और यहीं से आखिरी दृश्य माता जी के भवन का दिखता है। इसके बाद आप नीचे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और माता आपकी आंखों से ओझल होती जाएंगी। भैरव घाटी पर आप सभी लोगों को बंदरों से खास कर ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा हैं और वो आपके प्रसाद वगैरह को अगर आप छुपा कर नहीं ले जाते हैं तो वो छीन लेते हैं। मैं हर साल आता हूँ माता रानी के दर्शन के लिए और 2009 से अभी तक लगातार आ रहा हूँ और आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं माता रानी के दर्शन के लिए आऊँ। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा था बंदरों के बारे में, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बंदर हैं जो कि आपके प्रसाद वगैरह पे मतलब अगर खुले में आप रखते हैं तो उसको वो छीन लेते हैं। भैरव घाटी से आपको माता रानी के संपूर्ण दर्शन, माता रानी के इस पावन दृश्य को आप सभी लोग अपने मोबाइलों में एक बार अवश्य कैप्चर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप जाएंगे घर पर अपने और अपने याद के रूप में माता रानी के इस दृश्य को ज़रूर याद करिएगा। तो हम लोगों ने भी माता रानी के इस पावन दृश्य को अपने मोबाइल में कैप्चर कर, उसके बाद भैरव घाटी से ही आपको हेलीपैड दिखने लगते हैं, जहाँ पे हेलीकॉप्टर वाले लाते हैं वो आपको छोड़ जाते हैं। और यहीं से सामने की तरफ सुंदर पर्वत का नज़ारा भी आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे लोग सेल्फी वगैरह फ़ोटो वगैरह किनारे की तरफ खिंचवाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा किनारे होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं और बंदर हाथ में कभी गलती से प्रसाद ले लिए तो बंदर आप पर अटैक कर सकते हैं। ये देखिए सामने बंदर की तरफ जिसको मैं प्यार से बिस्कुट खिला रहा हूँ। और बंदर जो होते हैं यहाँ के बहुत प्यारे होते हैं, उन्हें आप प्यार खिलाएंगे तो आप किसी भी प्रकार का कोई अटैक नहीं करते हैं। लेकिन खुले हाथ में अगर प्रसाद देख लिए तो वो आप पे अटैक करने से पीछे भी नहीं हटेंगे। तो एक छोटा सा प्यारा बंदर जी से मैंने प्यार से बिस्किट खिलाया और उसने भी प्यार से खाया। लगभग 5 मिनट तक मैं बंदरों को बिस्किट खिलाता रहा। तब तक एक पीछे से महिला आती हैं और वो भी अपना बिस्किट बंदरों को खिलाना चाह रही थी, लेकिन डर से नहीं खिला पा रही थी। तो मैंने जैसे ही उनका बिस्किट लिया, एक बड़ा सा बंदर आ गया। मैं भी थोड़ा सा डरा हुआ था, लेकिन फिर मैं कैसे भी करके उसको खिला दिया। ये देखिए सामने ये बजरंग बली के रूप में यहाँ पे विराजमान होते हैं बंदर, जो कि भैरव घाटी पर भैरव बाबा के साथ में रहते हैं। भैरव घाटी से थोड़ा सा नीचे उतरने पर एक व्यू पॉइंट है और यहाँ से पीर पंजाल पहाड़ियों के अद्भुत दृश्य आपको प्राप्त होते हैं। उसके बाद आप नीचे उतरने की तरफ बढ़ते जाते हैं तो आता है सांझी छत। सांझी छत वो जगह है जहाँ पे हेलीकॉप्टर आपको छोड़ता है और यहाँ से माता के भवन की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की होती है। सांझी छत कटरा की दूरी 9 किलोमीटर रह जाती है और सांझी छत पर ही साथियों प्रसाद काउंटर भी है, जहाँ पर आपको प्रसाद के रूप में हलवा, चना और चाय दिया जाता है। तो जब भी आप सांझी छत आइए भैरव घाटी से, लगभग 40 से 45 मिनट लगता है आपको धीरे धीरे प्यार से उतरने में। और यहाँ पर प्रसाद ज़रूर ग्रहण करिए, बहुत ही प्यारा प्रसाद मिलता है। माता रानी के यहाँ पहले एक जगह पर लंगर लगता था, अब टोटल 6 जगह पर लंगरों का प्रावधान कर दिया गया है। तो यहीं से हम लोग हेलीपैड का शानदार दृश्य का नज़ारा देख रहे थे। सांझी छत से सामने का नज़ारा बहुत ही प्यारा होता है और यहाँ से सामने की तरफ देखने पर माँ बिल्कुल एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है, जहाँ पर
रास्ते के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं और माता के भवन का भी दर्शन कराया जाता है। यहीं से आपको हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरते हुए नज़र आते हैं। तो हम लोगों ने भी हेलीकॉप्टर का एक उतरते हुए वीडियो बना लिया। ये देखिए सामने की तरफ हेलीकॉप्टर उतर रहा है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर की जो सेवा है वो संस्थान के द्वारा मात्र 2100 रुपये में दी जाती है। अगर आप हेलीकॉप्टर की सवारी करना चाहते हैं तो मात्र 2100 रुपये देकर हेलीकॉप्टर की सवारी कर सकते हैं। इसके लिए भी 4 महीने पहले आपको बुकिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप हेलीकॉप्टर की सवारी कर पाएंगे। तो जो मैं आप लोग को बता रहा था हलवा प्रसाद, ये सामने की तरफ है और बड़े प्यार से यहाँ पे हलवा और चना खिलाया जाता है, साथ में चाय भी पिलाई जाती है। इसके भी टाइमिंग बने हुए हैं, लेकिन जब भी आप आएंगे तो आपको प्रदान कर दिया जाता है। ऐसा कोई टाइमिंग का ये लोग इशू नहीं रखते हैं। तो ये देखिए हलवा और चना हम लोगों ने, साथ में चाय भी जो प्रसाद के रूप में था वो हम लोगों ने ग्रहण किया। और उसके बाद एक असीम ऊर्जा, असीम शक्ति के साथ हम लोग नीचे की तरफ उतरते गए। अगला टारगेट हम लोग का माता अर्धकुमारी थी, जिनका भवन अब हम लोगों की आंखों से दिखने लगा था। और लगभग भैरव घाटी से 2 घंटे के उतरान के बाद हम लोग अर्धकुमारी के बिल्कुल पास में पहुंच गए। यहाँ पे भी अब एक नए लंगर का निर्माण हो गया है, जो कि माता रानी के अर्धकुमारी के जस्ट सामने ही बना हुआ है। यहाँ पे भी आप दर्शन करने के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि अगर एक दिन ज़्यादा समय है तभी यहाँ का टिकट लीजिए, अन्यथा यहाँ पे आपको, अगर आप माता अर्धकुमारी पर गर्भजून का दर्शन करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन और भी है। आप क्या करिए कि यहाँ पर सुबह और शाम में आरती होती है, जिसकी टिकट का दाम 300 रुपये है। अगर वह आप ले लेते हैं तो आपको दर्शन के लिए अवसर ज़रूर प्राप्त होता है, लेकिन उसकी जो सुबह और शाम को टाइमिंग है वो 6 बजे से 7 बजे है। इस बात का भी ध्यान रखें। तो साथियों, हम लोगों ने क्या किया कि केवल बाहर से ही मंदिर का दर्शन कर लिया। उसके बाद ये देखिए सामने की तरफ पूरा विवरण लिखा हुआ है कि कैसे आपको दर्शन कराया जाएगा। उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ उतरते गए। आखिरी में हम लोगों ने अपना रैपिड कार्ड जो लिया था उसको जमा कर दिया और माता रानी के दर्शन के पश्चात बहुत ही प्रसन्न मुद्रा से हम लोग सफलपूर्वक यात्रा पूरा किया। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूंगा कि जैसे 2009 से अभी तक हम लोगों को आप दर्शन देते आ रही हैं, आगे भी आप देते रहिए। जैसे ही आप नीचे चेक पोस्ट से बाहर निकलेंगे, वैसे ही आप लोग को ऑटो लाइन से लगी हुई मिल जाएंगे। यहाँ से ऑटो पकड़िए और 300 रुपये देकर माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर आ जाइए। यहाँ पहुँचते ही हम लोग की 6:10 की ट्रेन थी। कितना देर रुकेगी हम लोग वापस लखनऊ जम्मू में कितना देर रुकेगी? तो इस तरीके से माता वैष्णो देवी की यात्रा हम लोगों की सफल हुई। प्यार से बोलिए जय।